जो शुरू किया था तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझा था हम लोगों ने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक आ गया मतलब पर यूनिट मास। मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर टर्म आया तो पर यूनिट मोल, कितना एनर्जी देना होगा पर यूनिट मास, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी एक्सचेंज ये वाला दिखा रहा हूँ, पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और मोलर स्पेसिफिक हीट होगा भाई तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हो, एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये सब का डिटेल देखे थे, दो दो तीन तीन नाम होते हैं इनके। थर्मल हीट कैपेसिटी या सिंपली हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है भाई? तो ये होता है पूरे बॉडी का टेम्परेचर यूनिटी से राइज कराने में कितना एनर्जी देना होगा। तो पूरे बॉडी का क्या 1 kg अगर होगा उस मटेरियल का तो एस एनर्जी देने पड़ते हैं यूनिट डिग्री राइज के लिए। तो अगर पूरा बॉडी का मास m है तो m इंटू एस देना पड़ेगा यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए। सो हीट कैपेसिटी होता है m इंटू एस। हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी बोलें, थर्मल हीट कैपेसिटी इज मास ऑफ द सॉलिड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड, क्योंकि ये हमेशा ऑफ ए बॉडी होता है। थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी जिसका मास m है और जिस मटेरियल का है वो स्पेसिफिक हीट s है। तो मोलर हीट कैपेसिटी हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, ये हमेशा ऑफ ए मटेरियल होता है, ऑफ ए सब्सटेंस होता है। हर मटेरियल का, कॉपर का अलग, आयरन का अलग, क्योंकि जिस मटेरियल का निकालना है उसका यूनिट मास लो, उसका 1 डिग्री राइज कराने में जो लग जाए एनर्जी। यूनिट डिग्री राइज कराना है तो एनर्जी देना होगा, यूनिट डिग्री फॉल कराना है तो एनर्जी लेना होगा। और साथ में देखा था लैटेंट हीट, ये तब इन्वॉल्व होता है जब भी स्टेट चेंज हो, फेज चेंज या स्टेट चेंज हो। जब भी स्टेट चेंज होगा तब इन्वॉल्व होगा हमारा लैटेंट हीट। और ये होता क्या भाई? तो ये होता है एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मास ड्यूरिंग स्टेट चेंज। ड्यूरिंग स्टेट चेंज, जब भी स्टेट चेंज हो रहा होगा, और याद होगा जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मीन्स एट मेल्टिंग पॉइंट होगा या तो फिर एट बॉइलिंग पॉइंट होगा। लैटेंट हीट हम लोगों ने समझा था। वाटर इक्विवेलेंट देखना था, वाटर इक्विवेलेंट हम लोग अभी देखेंगे और फिर आगे का बात डिस्कस करेंगे। सो कैलोरीमेट्री देख रहे हैं हम लोग, आज पार्ट 2 देख पाएंगे, पार्ट 2 लग जाएगा आज का क्लास, देखते हैं जितना हो। तो वाटर इक्विवेलेंट की बात करेंगे और ये सब आप जानते हैं, लास्ट क्लास कर चुके हैं, इसलिए अब हम लोग वाटर इक्विवेलेंट पे चले। तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक डालो, आप वाटर इक्विवेलेंट लिखोगे। ये सब लास्ट डिस्कस होने के बाद अब हम लोग लिखें वाटर इक्विवेलेंट। नाम से ही कुछ हिंट मिलना चाहिए, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ये हमेशा होता है ऑफ ए बॉडी। जनरली हम लोग कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं इसको, किसी कंटेनर के लिए या किसी भी बॉडी के लिए वाटर इक्विवेलेंट हो सकता है। वाटर इक्विवेलेंट होता है किसी भी बॉडी का या कंटेनर, कंटेनर जिसमें हम लोग हीटिंग करते हैं। कोई कंटेनर हो जिसमें हमने मान लो वाटर लिया या लिक्विड लिया और इसको हीटिंग करना शुरू किया, तो इस कंटेनर का जनरली वाटर इक्विवेलेंट कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो आप इस टर्म को समझें कि आखिर ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ। तो देखो भाई वाटर इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है वो जरा समझा जाए। इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट जनरली यूज कर रहे हैं, नाम से ही क्लियर है, नाम कह रहा है इक्विवेलेंट वाटर। मतलब ये है, अगर मैं बोलूं कि कितना एनर्जी, एक न्यूमेरिकल से तुम्हें क्लियर करता हूं, कितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा। मान लो ये 100 ग्राम वाटर है, इसमें हमने लिया 100 ग्राम वाटर, ठीक है भाई। ये 100 ग्राम वाटर है और ये है एट 20 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं अगर निकालना चाहूं कि कितना एनर्जी इसे देना होगा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन लिखता हूं, मान लो फाइंड, ऐसा क्वेश्चन किए भी थे लास्ट क्लास में। तो फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन, आप भी चाहे तो लिख सकते हैं, टू बी गिवन टू इंक्रीज द टेम्परेचर
फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है। और ये दिया हुआ है डायग्राम और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन भी बोल सकते हैं, या फिर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन भी बोल सकते हैं। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। ठीक है भाई, अब हमें मान लो कैलोरी में ही यूज़ करना है, कैलोरी में ही निकाल लेते हैं। चलो इसके हिसाब से हम लोग काम कर लें। कितना एनर्जी देना होगा कि इसका टेम्परेचर राइज हो जाए 20 से 30 पे पहुंच जाए। तो कैसे करेंगे इसका आंसर भाई, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज करना है, फेज चेंज नहीं करना है। फेज चेंज होगा भी नहीं अभी, जब तक ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंचे। तो वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तब जाकर फेज चेंज होगा हीटिंग करें तो। भैया माइक ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लेंगे, क्योंकि साउंड आ रहा है अननेसेसरी। ठीक है, और कंटिन्यूटी है लास्ट क्लास का, इसलिए जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए या कवर भी नहीं कर पाए हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा अटेंड करने का। इसलिए क्लास का कंटिन्यूटी बना होना चाहिए। और आपको अगर एग्ज़ाम के चलते मिस होता है क्लास तो आप फ़ोन कर दिया करें, फ़ोन करके आप अपडेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बता पाऊँगा कि कब आपको कैसे करना चाहिए और कौन पहले अर्जेंट लेवल पे कवर करना चाहिए। चलो भाई, तो ये एज्यूम करते हुए सबको लास्ट क्लास का पता है। अब हम लोग निकालें कितना एनर्जी देना होगा। भैया वाटर का आप टेम्परेचर राइज कराने में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहते हो, कैसे निकालें? तो भैया एनर्जी एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा था, एनर्जी एक्सचेंज इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ऐसा करेंगे। क्योंकि कोई फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं है भैया, यहाँ 20 डिग्री से इसको 30 डिग्री सेल्सियस करने हैं, लिक्विड के लिक्विड में रहने हैं, कोई फेज चेंज सॉलिड या वेपर नहीं आने वाला है। इसलिए जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो ms डेल्टा टी। अभी हम लोगों ने रिवाइज भी किया था और लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए यहाँ से डेल्टा क्यू क्या हो गया भाई, तो ms डेल्टा टी या mc डेल्टा टी, जो भी बोलें, स्मॉल s या स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, 200 ग्राम था वाटर, 100 ग्राम था वाटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि मास तो है 100 ग्राम। अभी मैं इसको यूनिट के साथ कैलकुलेट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का क्या होता है, वाटर का ही तो हीटिंग करने हैं हमें, वाटर का ही टेम्परेचर राइज कराने हैं। इसलिए वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। पर ग्राम वाला ही लोगे क्योंकि ग्राम है यहाँ पे, इसलिए पर ग्राम वाला लेंगे। तो ये भी है पर ग्राम, ये भी है, ये भी है, लेकिन कैलोरी में जब दिया हुआ है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरी में हम लोग काम कर लेंगे। चाहे तो आप SI में भी काम कर सकते हैं, वो भी करके दिखा दूंगा। चलो 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है भाई, ये है, ये हम लोगों ने लिख दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो m s और डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है भाई, तो इसको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस करना है, तो डेल्टा टी है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो कितना है भाई, तो 30 माइनस 20 डेट इज 10 डिग्री सेल्सियस का या 10 केल्विन। 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, यानी कि 10 केल्विन का चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 प्लस 20 डेट इज 293 केल्विन था। लेकिन अब 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस 30 डेट इज, अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, तो 303 केल्विन। इसलिए केल्विन में भी देखेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, तो ये इंक्रीमेंट हुआ है 10 का, 10 केल्विन का इंक्रीमेंट हुआ है या 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ है। सो डिग्री सेल्सियस में ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस है, तो ये तुम इंक्रीमेंट जो है डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस का। और 10 डिग्री सेल्सियस क्योंकि ये डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 10 केल्विन। अब ये मत सोच लेना कि 10 डिग्री सेल्सियस को हमने 10 केल्विन लिख दिया, नहीं,
टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 10 केल्विन, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जरूर 10 केल्विन होगा, क्योंकि तुम डिग्री में डिफरेंस निकालो या इसके इक्विवेलेंट केल्विन का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस विल रिमेन सेम। और ये तो हम लोगों ने पहले के क्लासेस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई, और ये लिखा भी है कि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल में वही होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में होता है, और यहाँ पे ये 10 का है, इसलिए 10 केल्विन बोले या 10 डिग्री सेल्सियस बोले, ये डिफरेंस है, डेल्टा टी है, इसलिए डेल्टा टी के मामले में केल्विन डिग्री सेल्सियस सेम होता है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर चेंज है भाई, तो वो 10 केल्विन का चेंज है। जब ऐसा यूज कर रहे हैं केल्विन वाला तो केल्विन के रखेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या यूनिट भी कैंसिल होंगे और वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये मिल गया 1000 कैलोरी, 100 और ये 10, यानी कि 1000 कैलोरी लगेगा। ठीक है भाई, ये 1000 कैलोरी लगेगा। अगर हम लोग मान लो निकालते, ध्यान देना अभी, अगर अभी हम लोग निकालते कि एसआई में काम करें, एसआई में काम करें तो क्या करते, तो 100 ग्राम को पहले हम लोग एसआई में कन्वर्ट करते, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 केजी हो जाता। अच्छा भाई, एम, और स्पेसिफिक हीट क्या लिखते, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते 4200 और ये है जूल पर केजी और पर केल्विन, ये लिख दिया। और डेल्टा टी क्या होता, तो डेल्टा टी तो हमारा था 10 केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस 10 केल्विन है, इसलिए अब फिर से ये केल्विन कैंसिल होगा और केजी से केजी कैंसिल होगा, और हमें क्या मिल जाएगा भाई, तो ये है 1/10 दैट इज 420 जूल, 420 जूल, क्योंकि ये 100, ये 1000, 10 से ये कैंसिल हुआ। अच्छा 10 और है, ठीक है, 4200 जूल, 4200 जूल हो जाएगा, ये आ गया 4200 जूल। तो 1000 कैलोरी वैसे भी 1000 कैलोरी को जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 और एक कैलोरी को लिखोगे 4.2 जूल, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, 4200 जूल मिल जाएगा। तो वैसे भी मिल जाता, अगर आपने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, यहीं से आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसे अलग से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, जो क्वेश्चन था वो तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, सारे लोग माइंड में सेट कर लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एमएस डेल्टा टी के यूज़ करके हम लोगों ने 10 डिग्री राइज कराने का एनर्जी निकाल लिया। 1000 कैलोरी बोले या 4200 जूल बोले, इतना हमें एनर्जी देना पड़ेगा वाटर को। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट में करूं, अब मैं ये बोल देता हूं कि ये हटाओ भाई, और अब हम लोग क्या करें इसके बदले में, तो आपको क्या लगता है कि 4200 जूल दे देने से इसका टेम्परेचर, अगर ये 4200 जूल दे दे तो क्या वाटर का टेम्परेचर सही में 10 डिग्री राइज हो जाएगा? यहाँ से 4200 जो अभी आंसर आया था, ये 4200 या 1000 कैलोरी दे दें तो क्या इसका राइज सही में हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस का? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप एनर्जी दोगे वो पूरा का पूरा वाटर नहीं लेगा, कुछ तो कंटेनर भी ले लेगा। कंटेनर पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे था वाटर के साथ, अब वाटर खाली अकेले थोड़ी 30 पे चला जाएगा, कंटेनर का भी टेम्परेचर 30 पे जाएगा भाई। तो कंटेनर भी तो कुछ एनर्जी लेगा, आप जो सप्लाई करोगे उसका कुछ पार्ट एनर्जी वो कंटेनर भी ले लेगा, उसका भी टेम्परेचर राइज होगा भाई, और वाटर भी लेगा। तो ये जो तुमने निकाला अभी वो तो सिर्फ वाटर का निकाला है कि वाटर को कितना चाहिए 10 डिग्री राइज कराने के लिए, वो मिला 4200। तो 4200 वाटर को चाहिए, लेकिन कंटेनर को भी 20 से 30 डिग्री राइज होना पड़ेगा टेम्परेचर। तो कंटेनर को राइज करने के लिए भी मान लो अगर हमारा 50 जूल चाहिए तो 4200 वाटर का और 50 जूल कंटेनर को चाहिए, तो 4250 इतना लग जाएगा। तो टोटल एनर्जी अगर हमें गिवन निकालना है तो कंटेनर का भी काउंट करने की ज़रूरत है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा टोटल। तो अगर हम लोग बोलें कि सप्लाइड एनर्जी कितना हम लोग सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी, तो सप्लाइड एनर्जी ऐसे कंडीशन में अगर टोटल एनर्जी गिवन कितना एनर्जी देना होगा, क्योंकि जो दोगे वो पूरा का पूरा वाटर नहीं लेगा, वो कुछ कंटेनर भी लेगा। तो एनर्जी जो सप्लाइड होगा वो होगा डेल्टा क्यू, जो वाटर का है वो चाहिए
प्लस डेल्टा क्यू जो एनर्जी लेगा कंटेनर वो भी चाहिए। तो वाटर के लिए तो भाई एम ऑफ मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी हमने लिख दिया, जो कैलकुलेट भी कर लिया। ये तो आ गया था भाई 4200। लेकिन ये कंटेनर का तो तुमने किया नहीं, और कंटेनर का कैलकुलेट करना हो कि उसने कितना एनर्जी लिया 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आने में, तो यहां लिखना पड़ेगा मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, और डेल्टा टी इसका भी होगा 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भाई 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है, इसलिए डेल्टा टी का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बोल सकते हैं। तो ये भी तो चाहिए, तो ये तो 4200 तुमने निकाल लिया। मास ऑफ कंटेनर दे दो भाई क्वेश्चन में, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर दे दो भाई क्वेश्चन में, तो हम लोग निकाल पाएंगे। तो कुछ वैल्यू आएगा, फिल इन द ब्लैंक, जो भी आए 100 आए 80 आए, जो भी आए वो इसमें ऐड होंगे। तो एक्यूरेटली एनर्जी कितना देना पड़ेगा ओवरऑल, तो वो देना पड़ेगा कंटेनर का प्लस वाटर का, और इस तरह से हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। तो अब बताओ क्वेश्चन के साइड से ये इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए कि कितना मास है कंटेनर का। अब ये ब्रास का है, स्टील का है, या एल्युमिनियम का है, या आयरन का है, कोई ज़्यादा एनर्जी लेगा इतना ही टेम्परेचराइज के लिए, कोई मटेरियल कम एनर्जी लेगा, तो डेट डिपेंड्स। इसलिए हमें चाहिए कि कंटेनर जिस मटेरियल का है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और कंटेनर का मास क्या है, क्योंकि कंटेनर का भी टेम्परेचर 20 से 30 राइज होने हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए था भाई, तो कंटेनर का इंफॉर्मेशन भी देना चाहिए। कंटेनर का इंफॉर्मेशन जो ना दिया जाए तो समझ लेंगे कि भैया पूरा का पूरा वाटर ही ले रहा होगा, वही निकाल देना है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लेकिन अगर आप एक्यूरेट सेंस में निकालना चाहते हैं तो कंटेनर का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ कंटेनर देना होगा, मान लो 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, अच्छा ये मास ऑफ कंटेनर देना होगा और स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर जो है वो है, मान लो कुछ भी दे दिया होगा, मान लो 100 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे कि ये है 100 और ये स्पेसिफिक हीट है इसका 100 और डेल्टा टी है 10, तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका भी कुछ आ जाएगा भाई, जो भी आना होगा आ जाएगा। अच्छा, तो आपको इसका मतलब क्वेश्चन में ये दो चीज़ चाहिए, मास ऑफ द कंटेनर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर मटेरियल। तो किया जाता है, तो ऐसे दो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसके बदले में जनरली एक ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि भैया कंटेनर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम, दे दिया जाता है कि कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम। तो अब देखो वाटर इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग हुआ। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि इस कंटेनर को हिट करने में जितना एनर्जी लगेगा, देखो कंटेनर को हिट करने में जो एनर्जी लगेगा इतना एनर्जी से, और ये कंटेनर को क्या किया इसने 20 से 30 पे पहुंचा दिया। तो कंटेनर को हीटिंग कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर 20 से 30 कर रहे हो, तो इसके बदले में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता कि उसको भी उतना ही एनर्जी देते, तो वो भी 20 से 30 हो जाता। तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। फिर से मान लो मैं बोलूं कि ये वाटर इक्विवेलेंट इस कंटेनर का है 50 ग्राम, इसका मतलब इस कंटेनर का कैलकुलेशन मत करो कि कितना एनर्जी इसको लगेगा, वो कैलकुलेशन मत करो कंटेनर का। इसके बदले में क्या करो, तो 50 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट है, तो 50 ग्राम वाटर का निकाल लो, मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी, और इस कंटेनर के लिए वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है। इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या है भाई, तो अगर ये दिया हुआ है कि इसका वाटर इक्विवेलेंट W से रिप्रेजेंट करते हैं 50 ग्राम है, इसका मतलब यही समझो कि कंटेनर का हीटिंग करना इज इक्विवेलेंट टू इतना वाटर को हीटिंग करना। मीन्स इसके बदले में 50 ग्राम वाटर का हीटिंग कर लेंगे, तो 50 ग्राम MS लिखेंगे, वही जो हमारा वाटर का होता है 1 कैलोरी या 4.2 जूल। अगर ऐसा ही में हम लोग लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन पर ग्राम पर केल्विन, ये होता था, तो ग्राम में लिखा है तो पर ग्राम वाला यूज करेंगे।
पर केजी में लिखते तो 4200 लिखना पड़ता, और टेम्परेचर चेंज तो हमारा 10 केल्विन का है। सो केल्विन केल्विन कैंसिल होगा और ये इस तरह से हमें मिल जाएगा, जो वैल्यू आना होगा आ जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा। इट मीन्स दो इंफॉर्मेशन कंटेनर का स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर मटेरियल एंड मास ऑफ द कंटेनर के बदले में दे दिया गया, इसके बदले में दे दिया गया कि वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का है 50 ग्राम। इसका मतलब कंटेनर को हीटिंग करने हैं तो उसके बदले में आप 50 ग्राम वाटर का हीटिंग करके निकाल लो कि इसमें कितना एनर्जी लगेगा, वही कंटेनर को लगेगा। कंटेनर को 20 से 30 पहुंचाने में कितना लगेगा भाई, तो इसके बदले में वाटर है 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम वाटर को 20 से 30 पहुंचाने में, टेम्परेचर चेंज करने में जितना एनर्जी लगेगा उतना ही इस कंटेनर को लगेगा। तो हम लोग ये फटाफट कंटेनर के लिए निकाल लिए। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट ये था, इसलिए 50 ग्राम का हीटिंग कर लिए, 20 से 30 डिग्री राइज हो गया। इसमें जो एनर्जी लगेगा वही कंटेनर को एनर्जी लगेगा। तो फाइनली समझ में आया कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर और ऑफ ए बॉडी इज दैट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम एनर्जी एक्सचेंज फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसका वाटर इक्विवेलेंट अगर 50 ग्राम है तो इसका हीटिंग करो या 50 ग्राम वाटर का हीटिंग करो, एक ही बात, एनर्जी उतना ही लगेगा। अब ये बोर्ड है, ये पेन है, पेन का वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम, इसका मतलब इसके बदले में 10 ग्राम वाटर का हीटिंग कर लो, बात एक ही है, पेन का हीटिंग करो या 10 ग्राम वाटर का। लेकिन इस बोर्ड का मान लो वाटर इक्विवेलेंट है 1000 ग्राम, इसका मतलब कि इस बोर्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री राइज करने में कितना लगेगा, उतना ही जितना 1000 ग्राम वाटर को 2 डिग्री राइज कराने में लगेगा। तो आपको सेंस क्लियर हुआ होगा कि भैया ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेनर के लिए क्या देना है। कंटेनर के लिए जब लैब में यूज करते हैं हम लोग कैलोरीमेट्री के लिए, तो लैब में कंटेनर पे कई बार मेंशन होता है भैया कि इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी लिखा रहेगा समझ लेना कि इसका हीटिंग के लिए जो अमाउंट हमें निकालना होगा, कितना एनर्जी लगेगा इसका टेम्परेचर चेंज करने में, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर का ही एनर्जी एक्सचेंज निकाल लेंगे, वो काम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अच्छा वाटर इक्विवेलेंट देने का और क्या फ़ायदा है, तो और फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग मान लो 100 ग्राम वाटर को हीटिंग किए, अब देखो इसका और फ़ायदा क्या हो गया। इसका एक ही बार में एनर्जी हम लोग निकाल सकते थे कि भैया 100 ग्राम वाटर का हीटिंग करने हैं और 50 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट है, तो समझ लो कि 150 ग्राम वाटर को, इसका मतलब 150 ग्राम वाटर को हीटिंग करना है, यही समझेंगे। इसमें से 100 तो ओरिजिनल वाटर है और 50 ग्राम जो है ये वाटर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब टोटल एनर्जी खाली 100 ग्राम वाटर का ही नहीं देखना होगा, ये 50 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट है कंटेनर का, उसका भी काउंट करने पड़ेंगे। इसलिए सिंपली हम लोग निकाल लेते क्या भाई, तो हम लोग सीधा सा निकाल लेते कि हम लोग 150 ग्राम का हीटिंग कर रहे हैं तो MS डेल्टा टी यूज करेंगे भाई, MS डेल्टा टी। तो M हो गया ये और स्पेसिफिक हीट हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, यानी कि 1 लिखें सीधा, और डेल्टा टी है 10। तो इससे हमें मिल जाएगा कितना भाई, तो 1500 कैलोरी। बात खत्म हो गई, सीधा मिल जाएगा 1500 कैलोरी। और इससे अगर निकालते तो इससे भी वही मिलता हमें। हम लोग SI में ना लिखें, अगर कैलोरी वाले की बात करें तो देखो कैलोरी वाले की बात करता हूँ। मास था वाटर का, ओरिजिनल वाटर जो था वो 100 ग्राम था, स्पेसिफिक हीट था 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और ये है 10, इसलिए कितना मिल गया भाई, तो ये वाला मिला 1000 और ये वाला कितना मिला, तो ये 50 ग्राम का था भाई। इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना था, तो 50 ग्राम था, तो 50 ग्राम वाटर का समझो ये हीटिंग कर रहे हैं तो 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, तो 1 हो गया। और ये डेल्टा टी 10 था, इसका मतलब ये वाला कितना हो गया, 500 हो गया। तो ये 1000 इसका और 500 इसका, कितना मिला भाई, तो 1500 कैलोरी मिला, 1500 कैलोरी मिला। वो 1500 कैलोरी डायरेक्ट हमें वहाँ से मिल सकता था। कैसे भाई, कि सीधा समझे कि 100 ग्राम ओरिजिनल वाटर एंड 50 ग्राम कंटेनर, तो 150 ग्राम वाटर को समझो हीटिंग कर रहे हैं, सीधा हमने 150 ग्राम वाटर का हीटिंग निकाल लिया, MS डेल्टा टी 1500 कैलोरी डायरेक्ट मिल गया। ऐसे आप पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका वाटर इक्विवेलेंट का निकालेंगे और ऐसे ऐड करेंगे, उससे अच्छा यही हो गया। तो वाटर इक्विवेलेंट देने का फ़ायदा क्या हुआ कि जनरली हम लोग वाटर का हीटिंग करते हैं और इसमें निकालते हैं, तो वाटर में ही ऐड कर लो इसका भी, कंटेनर का भी वाटर इक्विवेलेंट, और पूरे का हीटिंग एक बार में निकाल लो।
तो वाटर इक्विवेलेंट दिया रहता है, तो इस 2 के बदले में 2 वेरिएबल जो देने पड़ते हैं उसको कंटेनर के लिए, इन 2 के बदले में सिर्फ 1 दिया वाटर इक्विवेलेंट। समझ गए? बहुत कम क्वेश्चन में ये यूज़ होता है, लेकिन हाँ कभी कभी वाटर इक्विवेलेंट टर्म यूज हो जाएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। इसके लिए बोलो ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट समझे? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका। चलो भाई सारे लोग लिख लेंगे। वाटर इक्विवेलेंट समझने के लिए, रिवीजन के लिए, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर और बॉडी इज that equivalent amount of water, that equivalent amount of water, वाटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि वाटर का सब कुछ नोन होता है, स्पेसिफिक हीट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद रहता है। इज डैट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम amount of energy exchange for same change in temperature as that of the original body. As that of the original body oblique container. ये समझ गए हम लोग। वाटर इक्विवेलेंट किसी का 50 ग्राम हो, किसी का 40 ग्राम हो, तो वो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देख ही लिया भाई। अब कोई बिल्डिंग का वाटर इक्विवेलेंट होगा तो वो हो जाएगा लाखों केजी, कि भैया एक बिल्डिंग को हीटिंग कर रहे हो तो तुम लाख केजी वाटर को करो हीटिंग। तो बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? छोटा सा टर्म समझ गए वाटर इक्विवेलेंट? बोलो तो आगे बढ़ें। चलो वाटर इक्विवेलेंट समझ गए, तो अब हम लोग लिखेंगे, जो मेन इक्वेशन लिखने की बात आएगी वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो वाटर इक्विवेलेंट आप समझ गए, अब लिखो जरा नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक क्या है, सही है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आखिर जो कैलोरीमेट्री करने जा रहे हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये देखना चाहते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो देखो भाई, कैलोरीमेट्री कहता है कि एनर्जी एक्सचेंज होंगे जब भी हम लोग मिक्सिंग करेंगे, जब ऐड करेंगे। तो देखो कुछ हॉटर, अगर मान लो हम लोग मिक्स करें, एक कंटेनर में आइस डाल दिए, वाटर डाल दिए, कुछ और डाल दिए, तो सबके टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी हॉटर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, देगा। और जो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करेगा, जो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें मिक्सचर में वो एनर्जी लेगा। कुछ एनर्जी देने वाले होंगे, कुछ एनर्जी जो हायर टेम्परेचर पे होंगे वो एनर्जी देंगे, जो कोल्डर यानी कि लोअर टेम्परेचर पे होंगे वो एनर्जी लेंगे। तो जब भी मिक्सचर कराए जाते हैं एनर्जी एक्सचेंज कराने के लिए, तो उनमें जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एनर्जी देंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, हीट लॉस करेंगे, और ये हीट गेन करेंगे। एनर्जी लॉस, एनर्जी गेन, तो लूज सेंस से बोल दिया जाता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। कोई हीट लॉस कर रहा है, कोई हीट गेन कर रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है, हीट लॉस्ट बाय हॉटर ऑब्जेक्ट, हॉटर मीन्स हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। और इसमें समझते हैं हम लोग कि ये हॉटर ऑब्जेक्ट जो एनर्जी देगा वो पूरा का पूरा एनर्जी लेगा। कोई जो लॉस होता है सराउंडिंग को वो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। सराउंडिंग में भी कुछ चला जाएगा भाई। अब तुम हीटिंग कर रहे हो, अच्छा तुम सोचो अभी लास्ट वाला एग्जांपल जो देखा हम लोगों ने, कंटेनर लिया और इसमें वाटर लिया और हीटिंग करना शुरू कर दिए, तो तुम्हें क्या लगता है जो एनर्जी दिए वो सब का सब वाटर ले लिया? नहीं, ये वाटर तो लिया, कुछ कंटेनर भी लिया, और क्या लगता है कि कंटेनर लिया इधर उधर नहीं उड़ गया एनर्जी, कुछ इधर उधर भी उड़ गया एनर्जी, सराउंडिंग को लॉस भी हो गया, इसलिए तुम्हें और ज़्यादा देने पड़ेंगे एनर्जी।
एक तो ये मान लो अगर ले लिया 1000 कैलोरी, तो इसको 1000 कैलोरी चाहिए, इसको 500 कैलोरी चाहिए, तो 200 कैलोरी लॉस भी हो गया, तो तुम्हें तो टोटल और ज़्यादा देना पड़ेगा, 1700 देने पड़ जाएंगे। तो कुछ लॉस भी होता है, लेकिन हम लोगों को जब तक बोला ना जाए वो लॉस काउंट नहीं करने हैं पूरा का पूरा। तो जो भी हीट लॉस करने वाले होंगे हॉटर ऑब्जेक्ट्स, दिस विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाई कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। ऐसा हम लोग बेसिक इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखेंगे। मतलब शॉर्टकट में बोले तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब जो गेन करने वाले हैं वही गेन करेंगे, जो लॉस करने वाले हैं वो लॉस करेंगे भाई। तो लॉस कौन करेगा? जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स हैं वही लॉस करेंगे, कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट गेन करेंगे। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ये लिखना। अब इसी में इक्वेशन बनेगा, कौन इतना हीट दिया, किसने इतना हीट लिया, तो भाई इक्वेट करें, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग कैलोरीमेट्री करेंगे। कैलोरीमेट्री करने से क्या फ़ायदा होता है कि किसी का लेटेंट हीट नहीं पता है तो वो लेटेंट हीट निकाल सके हम लोग, बाकी सब एनर्जी पता है, लेटेंट हीट नहीं पता है तो एल लिख लो अननोन, और अननोन का वैल्यू निकाल लें, या किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करके स्पेसिफिक हीट निकालना, लेटेंट हीट निकालना, ये सब करते हैं काम, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होता है इक्वेशन लिखना, और इक्वेशन होता है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस का। अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लिए बस आपको अगर आ जाए 1 मार्क्स का कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सेज दैट सम ऑब्जेक्ट विच विल लॉस एनर्जी एंड सब अनदर ऑब्जेक्ट विच विल गेन एनर्जी, देन द हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सराउंडिंग से कोई एनर्जी देगा नहीं और ये सराउंडिंग को देगा नहीं, मतलब ना तो गेन होना है सराउंडिंग से, जो होने हैं आपस में जो मिक्स करें वही आपस में एनर्जी लेंगे देंगे, सराउंडिंग से ना लेना है ना देना है। कैलोरीमीटर, अगर मान लो इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, ये जो है ना जो कंटेनर है इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। इसी में तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके और देखेंगे कितना टेम्परेचर चेंज हुआ लिक्विड का, क्या क्या हुआ, इसमें कुछ लॉस किए हुए, कुछ आइस क्यूब डाल दिए, किसी ने लॉस किया एनर्जी का, किसी ने गेन किया, टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ, ये सब देखते हैं। कहाँ भाई? तो कैलोरीमीटर में रख करके देखते हैं। सो दिस कंटेनर इज ऑल्सो नोन एज कैलोरीमीटर। और इस प्रोसेस को जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, तो किसी का लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस लिखते हैं, और इससे हमें कुछ मेजरमेंट में अननोन का वैल्यू निकालते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज कैलोरीमेट्री। कैलोरीज का कैलकुलेशंस, जिसके लिए हमें वो चारों पांचों टर्म चाहिए थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है भाई, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वो सब। तो ये इक्वेशन लिखने का बेसिक आइडिया समझें। अब इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये पूरा कंक्रीट पता लगेगा कि हाँ भैया कैसे हम लोगों ने हीट गेन को हीट लॉस किया और उससे हमें कैसे फ़ायदा हुआ। तो देखेंगे आज न्यूमेरिकल इस पे। ये कुछ एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। कैलोरीमेट्री क्या होता है? तो कैलोरीमेट्री हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसलिए आप बता सकते हैं भाई कैलोरीमेट्री क्या होता है। वैसे फिर भी इसमें लिखा हुआ है, वो भी जरा हम लोग देखें। कैलोरीमेट्री इज, ये दिखाई तो दे रहा होगा भाई, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, कैलोरीमेट्री इज वन ऑफ द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस। उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये एक मेथड है। ए डिवाइस in which heat measurement can be done is called calorimeter। ऐसा डिवाइस जिसमें कि हीट मेजरमेंट कर पाते हैं हम लोग, कैलोरीमीटर है। एंड व्हेन ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर बॉडी कांटेक्ट में लाए लोअर टेम्परेचर बॉडी के, देन हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी, प्रोवाइडेड नो हीट इज अलाउड टू एस्केप टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग को कोई भाग जाए एनर्जी वो अलाउड ना हो, तो जो हॉटर ऑब्जेक्ट देंगे एनर्जी वो कोल्डर ऑब्जेक्ट लेगा एनर्जी, और कोल्डर ऑब्जेक्ट ले करके अपना टेम्परेचर राइज करेगा और हॉटर वाला दे करके अपना टेम्परेचर फॉल करेगा। जब दोनों एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो एनर्जी एक्सचेंज बंद हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये तो बात है बेसिक कैलोरीमेट्री क्या हुआ,
क्या होता है वो हम लोग समझें कि हीट लॉस करेगा कोई हीट गेन करेगा, और ये सब इक्वेशन लिख करके हम लोग क्या करेंगे भाई, तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड बुलेट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लॉस कौन करेगा, हॉटर ऑब्जेक्ट, गेन करेगा कोल्डर ऑब्जेक्ट। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा, तो आप भी इसको अपने कॉपी में इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिख लेना आप, PDF में भेज दूंगा आज। चलो अब जरा देखें नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या देखा था हम लोगों ने भाई, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बुक का इंफॉर्मेशन है भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 यूनिट चेंज करने के लिए। तो S क्या हो गया, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है भाई, ठीक है, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। नेचर ऑफ द सब्सटेंस कौन है भाई, और किस टेम्परेचर पे है, वहाँ से 1 डिग्री राइज कराना है या फॉल कराना है, तो कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलें या मोलर हीट कैपेसिटी बोलें या मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर आ गया तो अब स्पेसिफिक को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मोलर आ गया तो पर यूनिट मोल, मोलर नहीं होता, खाली ऐसे ही स्पेसिफिक होता तो पर यूनिट मास। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मोल। ये तो बेकार है, ऐसा तो नहीं, इसका मतलब नहीं है। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, बीच में से कुछ गायब है, बीच में से कुछ गायब है, तो ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज टेम्परेचर। मोल को कोई n से रिप्रेजेंट करता है, कोई म्यू से रिप्रेजेंट कर देता है, यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए ये ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा भाई, मोलर हीट कैपेसिटी 2 तरह के होते हैं, ये हम लोग चैप्टर 12 में ज़्यादा जान पाएंगे। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP और CV। CV का नाम सुना होगा, CP एंड CV केमिस्ट्री में नाम सुना होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP एट कांस्टेंट प्रेशर होता है मोलर हीट कैपेसिटी, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है मोलर हीट कैपेसिटी। नाम सुना है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP इज ग्रेटर देन CV। नाम सुना है केमिस्ट्री में, नहीं सुना है, चलो नहीं सुना है भाई, कोई बात नहीं है, ये कोई न्यू बात नहीं है फिलहाल के लिए, अभी ये काम नहीं आएगा, ये आएगा चैप्टर 12 में, कोई बात नहीं, चैप्टर 12 में पढ़ना ही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर आप HC वर्मा का बुक खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस यानी CP CV, इस पे एक चैप्टर है भाई। तो ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये आराम से इसको करने का है, चैप्टर 12 में आएगा। चलो अभी के लिए यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये देखा हम लोगों ने, और आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, लेटेंट हीट हम लोगों ने देखा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये देखो डायग्राम छोड़ो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या है कि जब फ्यूज़ करेगा, मीन्स लिक्विड से, ध्यान देना लास्ट क्लास वाला समझो कि रिवीजन भी हो रहा है, लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। इस यहाँ से जब ये, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस जाता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो वेपोराइजेशन। ये सब आप जानते हैं। गैस से अगर लिक्विड में जाए तो कंडेंसेशन, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोले या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोले। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फ्रीजिंग क्या होगा भाई, तो कितना एनर्जी इसमें से निकालना होगा कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड्स, यूनिट ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर तो रहेगा ही जब भी फेज चेंज हो, तो सॉलिड से लिक्विड में ले जाएं या लिक्विड से सॉलिड में ले जाएं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलें या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोलें, इतना रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए आप लोगों को याद रखना होता है, तो वाटर के लिए अगर मैं बात करूं, वाटर के लिए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलें
या फिर लेटेंट हीट ऑफ इसको फ्रीजिंग बोलें, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलें, सब एक ही बात है और वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये होता है वाटर के लिए। ध्यान रखना, मीन्स मेल्टिंग हो सॉलिड से लिक्विड में जाए, फ्यूजन हो लिक्विड से सॉलिड में जाए, फ्रीजिंग है वही है लिक्विड टू सॉलिड, इसी को फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। इसमें क्या लगेगा भाई, तो 80 कैलोरी पर ग्राम लगेगा। एनर्जी दोगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, एनर्जी निकालोगे तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। उसी तरह से लिक्विड को एनर्जी दोगे तो वेपराइज होगा, और वेपर में से एनर्जी निकालोगे तो कंडेंस होकर लिक्विड में आएगा। तो ये एनर्जी यहाँ देना पड़ता है, ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, देना पड़ता है भाई एनर्जी, और ये एनर्जी निकालना पड़ता है। यहाँ से निकालोगे एनर्जी, यहाँ से निकालोगे एनर्जी, तो ये कन्वर्ट होगा। तो ये बात तो आप समझते हैं भाई, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो क्या होगा भाई, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कि ये वेपर बन जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए। तो पर यूनिट मास, सब पर यूनिट मास ही होता है लेटेंट हीट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है भाई, तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, जब भी स्टेट चेंज तो टेम्परेचर कांस्टेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है भाई, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम, 1 ग्राम को अगर वाटर से, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना हो वेपर में, तो उसको 540 कैलोरी लगेंगे। तो 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक हो गया लेटेंट हीट की बात। अब ये बात कर रहे हैं हम लोग इससे हीटिंग कर्व की। तो हीटिंग कर्व एक छोटा सा टॉपिक था, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हीटिंग कर्व के बारे में हम लोग जानें। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई, तो हीटिंग कर्व पे चलेंगे। बोलो, क्लियर है? ये सब तो लास्ट क्लास में भी देखा था, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब हीटिंग कर्व पे हम लोग चलते हैं। तो देखो भाई, हीटिंग कर्व पे अगर जाना हो हम लोगों को, देखो इसमें हम लोग बात करें, टॉपिक डालो हीटिंग कर्व, टॉपिक डालो भाई हीटिंग कर्व। इस पे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, हीटिंग कर्व। अगर कोई सॉलिड हो, कोई सॉलिड है, ध्यान देना, कोई अगर सॉलिड है, इसका हम लोग मान लो वाटर का ही हम लोग एग्जांपल लें, वाटर है, इसको हीटिंग कर रहे हैं। पहले वाटर हमने ले लिया, यहाँ पे कंटेनर लिया, इसमें हमने सॉलिड आइस ले लिया भाई, आइस ले लिया, फ्रीजर में से आइस क्यूब्स निकाले, खूब भर लिया इसमें, और इसका हीटिंग करना शुरू किया। इसको हीटिंग करना शुरू किया, धीरे धीरे इसका क्या होगा भाई, तो इसका अपना टेम्परेचर राइज होगा। इसमें एक थर्मोमीटर भी डाल दिया भाई, एक थर्मोमीटर डाल करके और देखेंगे कि कब कितना टेम्परेचर हो रहा है। तो ठीक है भैया, यहाँ थर्मोमीटर भी डाल रखा है। अब इसका हीटिंग शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इसका था -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। स्टार्टिंग में क्या था, -10 डिग्री सेल्सियस था। इधर हम लोग टाइम दिखा रहे हैं, मान लो हीटिंग करते जा रहे हैं, t = 0 पे जब हीटिंग स्टार्ट किया था उस समय -10 डिग्री सेल्सियस था। तो अब एनर्जी जो दे रहे हैं इससे क्या होगा, तो जो एनर्जी दे रहे हैं इससे, ये सॉलिड है, सॉलिड है, ये तो भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में होने वाला काम होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, सबको मालूम है, यानी कि लिक्विड से गैसेस फेज में जाएगा, गैसेस फेज से लिक्विड में आना होगा, तो वो होगा हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है भाई, ये दो तो पॉइंट है। लेकिन इससे कम, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है टेम्परेचर, तो ये सॉलिड स्टेट में है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे था, हीटिंग किया तो सडनली ये कन्वर्ट होना नहीं शुरू हो जाएगा। पहले क्या होगा, -10 से -9 पे आएगा, और एनर्जी दोगे थोड़े टाइम तक, और एनर्जी सप्लाई करोगे तो -6 पे आएगा, -5 पे आएगा, -4 पे आएगा, -3 पे आएगा, -2 पे आएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इस तरह से इंक्रीज होगा।
तो टेम्परेचर इंक्रीज होकर के पहुंचा ये कहाँ भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो अब भी हीटिंग इसका कंटिन्यूड है, और अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद अब फेज चेंज करेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट था। तो अब ये सॉलिड से मेल्ट करना शुरू करेगा, और मेल्ट करना शुरू करेगा मीन्स फेज चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। हीटिंग हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, हीटिंग अभी होता जा रहा है, लेकिन सारा का सारा हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है भाई, तो कन्वर्ट होने में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में। जब इतना टाइम के बाद 5 मिनट का हीटिंग होने के बाद ये सारा सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट हो गया, फिर भी हीटिंग कंटिन्यूड है, तो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया। कब भाई, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इतने टाइम तक नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। क्यों भाई, तो इस कंडीशन में ओनली फेज चेंज होता है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जो एनर्जी दोगे वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल का बाउंडेशन जो है, जो सॉलिड में बाउंडेशन होता है, उसको ब्रेक करने में यूज होता है ये सारा एनर्जी, और यूज करके इसको ब्रेक कर करके लिक्विड वाले कंडीशन में जिस तरह से मॉलिक्यूल होते हैं वैसे कंडीशन में लूजली बाउंड लाने में खर्च हो जाता है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जो एनर्जी तुम दे रहे हो उस बॉन्ड को ब्रेक करके लिक्विड वाले मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो वीक हो जाते हैं कि इधर उधर घूम सकता हो, मूव कर सकता हो मॉलिक्यूल, वैसे कंडीशन में लाने में एनर्जी खर्च होता है। इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसमें सिर्फ फेज चेंज होता है। तो जब सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ चुका, फिर भी हीटिंग कंटिन्यूड है, तो फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होगा। 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 60 करते करते ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। जब 100 डिग्री पे आएगा तो ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो गया भाई। टेम्परेचर इधर दिखा रहे हो, तो ये जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो फिर से एक बार फेज चेंज वाला कंडीशन आ गया। अब टेम्परेचर चेंज फिर बंद हो जाएगा और धीरे धीरे इसका फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा, कैसा फेज चेंज हो रहा है भाई, तो यहाँ पे अब ये लिक्विड से लिक्विड टू वेपर, यानी कि गैसियस फेज में हम लोग ऐसे बोले, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड टू गैस एग्जैक्टली नहीं बोलते, लिक्विड टू वेपर बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बोलना। आप बोलेंगे वेपर गैस सब तो एक ही है, तो ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो आज ही बता दूंगा। वेपर और गैस अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। लूज सेंस में लोग बोल देते हैं अरे वेपर गैस सब एक ही है, लूज सेंस में। चलो देखो, लिक्विड से कन्वर्ट होगा वेपर कब भाई, तो एट बॉइलिंग पॉइंट, जो कि वाटर के लिए है 100 डिग्री सेल्सियस, किसी और सब्सटेंस के लिए कुछ और होगा। तो ये जब तक सारे लिक्विड वेपर में ना कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम बीत रहा है बट टेम्परेचर वही है, वही है, वही है, वही है, टेम्परेचर वही है। जब ये सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड से वेपर कंडीशन में जब चला जाए, तो उस कंडीशन में फिर से टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। जब सारे वेपर बन जाएंगे तब भी हीटिंग कंटिन्यूड, तब फिर ये राइज होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ। वो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ऐसे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो है भाई, जो है एक्यूरेट बात वही तो लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अभी देखो ऐसे, ये दिखाया हमने, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी इसका ग्राफ के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए आपको इसका एक्यूरेसी नहीं पता लग रहा है। इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ऑलमोस्ट जैसा इधर है वैसा इधर होगा, और ये वाला ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम तक हीटिंग लगेगा, वेपराइज करने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, और लिक्विफाई मेल्टिंग कराने में कम एनर्जी लगता है। इसलिए कम टाइम तक, 2 मिनट में मेल्ट कर हो गया, सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 2 मिनट में, तो सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने में 2 के बदले में 10 मिनट लग सकते हैं, 2 के बदले में 6 मिनट लग सकते हैं, 8 मिनट लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे। लेकिन ये है हीटिंग कर्व, जो हम लोग हीटिंग कर रहे हैं उसका यह कर्व है, टेम्परेचर वेरिएशन। देखो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा, ध्यान देना, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा टोटल
जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग रहा है, वो m इंटू लेटेंट हीट। वाटर के लिए अगर ये कर्व है तो m इंटू लेटेंट हीट होता है 80, इतना कैलोरी लगेगा, m इंटू 80 कैलोरी लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें Q1 है, मान लो ये Q2 है, कितना यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा भाई? तो यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम तक हीटिंग करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, समझो। ये जो एनर्जी दे रहे हैं वो अगर हम लोग चाहें तो आप टाइम के टर्म में लिखना चाहोगे तो वो होगा P डेल्टा T। P है रेट ऑफ हीटिंग, P है रेट ऑफ हीटिंग, P क्या है? P है रेट ऑफ हीटिंग, मीन्स पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी दे रहे हैं। P है रेट ऑफ हीटिंग, इसलिए डेल्टा Q क्या हो जाएगा? तो डेल्टा Q हो जाएगा हमारा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा भाई? तो एनर्जी देना पड़ेगा P इंटू डेल्टा T। फिर से समझो, P है मान लो जिस रेट से एनर्जी दे रहे हैं, P रेट से एनर्जी दे रहे हैं, P इज द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, ठीक है भाई। तो कितना एनर्जी सप्लाई कर दोगे डेल्टा Q? तो P इंटू डेल्टा T, जितने टाइम तक करोगे। तो वैसे ही ये P इंटू डेल्टा T टाइम जो लग रहा है, डेल्टा T, अगर ये डेल्टा T1 है तो मैं बोलूँगा P इंटू डेल्टा T1, इतना टाइम लगा। तो P इंटू डेल्टा T टाइम में इतना एनर्जी दिए, ये एनर्जी यूज हुआ किस में भाई? तो ये एनर्जी यूज हुआ मेल्टिंग करने में, m इंटू 80। इतना कैलोरी के लिए तुम्हें डेल्टा T1 टाइम तक हीटिंग करना पड़ा, और एनर्जी कितना दिए? तो P इंटू डेल्टा T1 दिए एनर्जी। अच्छा भाई, यहाँ पे जो कितना एनर्जी लगेगा वो जरा सोच लो तुम। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा Q2, देखो भाई 80% स्कूल में ये सब नहीं कराए जाएंगे, ये कैलकुलेशन खाली ऐसे दिखा दिए, बस दिखा दिए, बहुत हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप सॉल्व कर पाओ। देखो भाई, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा, यहाँ पे वेपराइज कर रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहा है, ये वाला लिक्विड फेज था, लिक्विड से गैस में जाता है तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगता है, और m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सोच लो 540 होता है, तो इतना कैलोरी लगेगा। तो वहाँ m इंटू 80 लगेगा, यहाँ m इंटू 540 लगेगा। तो सोच लो इधर ज़्यादा लगेगा एनर्जी, तो ज़्यादा टाइम तक देना पड़ेगा। ये जो एनर्जी डेल्टा Q2 समझे, तो ये डेल्टा Q2 कितना है भाई? तो P रेट से हीटिंग कर रहे थे, तो डेल्टा T2 टाइम तक हीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा T2 टाइम है ये बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो m इंटू 80 देना था, यहाँ m इंटू 540 देना है। तो सोच लो कि कितना टाइम्स ज़्यादा देना है, तो उतना टाइम्स यहाँ बड़ा टाइम इंटरवल तक हीटिंग दिखाना पड़ेगा। तो बड़े टाइम इंटरवल यहाँ दिखाना चाहिए, यहाँ छोटा टाइम इंटरवल दिखाना चाहिए, क्योंकि ये वाला है फेज चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ये, लेकिन ये फेज चेंज है सॉलिड से लिक्विड वाला। यहाँ पे फेज का चेंज आ रहा है, फेज चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इधर हमारा ये सॉलिड फेज था जिसमें टेम्परेचर राइज हुआ -10 से 0 तक, सॉलिड से लिक्विड में यहाँ कन्वर्जन हुआ, इसलिए यहाँ पे m इंटू लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये लिक्विड फेज है, यहाँ पे ये गैस फेज है, या वेपर बोलें, लूज सेंस में गैस भी बोल देंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है। फिलहाल ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जा रहा है। तो ऐसे में जो स्टेट चेंज ये जो दिख रहा है स्टेट का चेंज, ये स्टेट चेंज हमारा ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व करेगा, ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए तो ज़्यादा टाइम तक एनर्जी देना होगा। इसलिए इस वाले टाइम इंटरवल, टाइम का जो डिले है, मान लो 1 घंटा हीटिंग हुआ, 2 घंटे हीटिंग हुआ, 3 घंटे या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये मान लो 5 मिनट का इंटरवल है, तो ये हो सकता है कि 15-20 मिनट का इंटरवल हो। तो ऑब्जेक्टिव आ जाता है भाई कि यहाँ पे Q1 या टाइम इंटरवल मान लो यहाँ पे दे दिया, समझ लो ध्यान से, यहाँ टाइम इंटरवल मान लो दे दिया कि 2 मिनट है ये, चलो भाई 2 मिनट में सारा कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे दे दिया मान लो ये 10 मिनट्स, 10 मिनट दे दिया। यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रेशियो क्या है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक क्वेश्चन आया, मान लो डायग्राम दे दिया, ग्राफ दे दिया, और बोला जा रहा है भाई कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का
क्या रेशियो है। और यहाँ ग्राफ में दिख रहा है तुम्हें कि ये है 2, 4, 6, 8, तो ये 2 मिनट लगा है। वैसे करके यहाँ पे लगा कि भाई ये 30 है, इधर 40 है, तो 30 और 40 में 10 मिनट का गैप है। अच्छा भाई इधर तो 10 मिनट का गैप है, इधर 2 मिनट का गैप है, तो भैया रेशियो क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको m से मल्टीप्लाई करें, इसको m से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था कि कितना एनर्जी इस टाइम पे देना पड़ा, और m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इस टाइम पे कितना एनर्जी देना पड़ा, वो डेल्टा Q1। अच्छा भाई, और डेल्टा Q2 क्या था, तो P इंटू डेल्टा T2, P रेट से दे रहे थे तो P इंटू डेल्टा T2 इतना एनर्जी दिया, और उधर क्या दिया, P इंटू डेल्टा T1, इसलिए P कैंसिल हुआ। सो लेटेंट हीट का रेशियो इज इक्वल टू टाइम रेशियो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रेशियो वही है जो टाइम का रेशियो है, इसलिए 10:2 दैट इज 5। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो रेशियो आया वो कितना आया भाई, तो लेटेंट हीट यहाँ पे जो एनर्जी होता है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसलिए रेशियो क्या हुआ, तो डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1, और डेल्टा Q2 क्या होगा, P इंटू डेल्टा T2, और ये हो गया P इंटू डेल्टा T1। सो T2 और T1 का टाइम इंटरवल यही होगा। तो यहाँ पे 10 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2 मिनट, इट मीन्स वैल्यू आ गया 5। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने को आ सकता है। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। किसी को कोई परेशानी हो तो बता दे भाई। स्कूल लेवल में ये हो सकता है ये ना पूछे, पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं, इसमें से बड़ा कौन होना चाहिए, तो भैया वेपराइजेशन हमेशा हर लिक्विड के लिए मेल्टिंग से ज़्यादा वेपराइजेशन में एनर्जी लगता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग, इससे ज़्यादा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या कंडेंसेशन, एक ही बात है। इससे हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगता है हर लिक्विड। ये तो वाटर का एग्जाम्पल था, लेकिन आप किसी भी सब्सटेंस के लिए देखेंगे तो उसको मेल्ट कराने में कम एनर्जी लगता है और लिक्विड से वेपर कराने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम इंटरवल दिखाएंगे। अब स्लोप की बात करें तो स्लोप में भी डिफरेंस आता है। चलो स्लोप की भी बात करा देते हैं, अभी क्या याद रखेंगे। चलो भाई स्लोप की बात करें, ऐसे कम ही जगह बताऊं या छोड़ दूं भाई, बता ही दिया जाए। हाँ, रेट ऑफ हीटिंग सेम, रेट ऑफ हीटिंग इज P से बर्नर ऑन है वो हीटिंग है, तो सेम रेट से हीटिंग कर रहे हैं। पहले तो टेम्परेचर राइज हुआ, फिर मेल्ट कराया, फिर टेम्परेचर राइज हुआ, फिर ये वेपराइज कराया, फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। जितना टाइम रेशियो होगा वही लेटेंट हीट का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला एनर्जी चाहिए, P इंटू डेल्टा T1, और यहाँ पे m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, वो भी होगा P इंटू डेल्टा T2। ये तो लिखा ही है इधर, P इंटू डेल्टा T2, P इज सेम। अब जब ये वेपराइज होने वाला था उस समय आप बर्नर को, गैस का बर्नर को स्लो कर दोगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फास्ट कर दोगे तो और कम टाइम लगेगा। तो वो नहीं देखने, P रेट सेम रखने हैं, तभी तो आप टाइम रेशियो इज लेटेंट हीट रेशियो मिलेगा। सो कहीं भी हीटिंग कर्व दिखाया जाता है तो सेम रेट से, वो भी आप वेरी करने लग जाएं, इधर उधर करने लग जाएं तो फिर तो गड़बड़ बात है भाई। कांस्टेंट रेट से हीटिंग कर रहे हैं। चलो अब इसके स्लोप की बात करें, इसके स्लोप पे भी क्वेश्चन आता है। देखो भाई इसका स्लोप क्या होगा, ड्यूरिंग, लिख लो भाई नोट का पॉइंट, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, मतलब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, दैट इज नो स्टेट चेंज। जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे वो सॉलिड में हो रहा हो या फिर लिक्विड में हो रहा हो या ओनली गैस में हो रहा हो, जब भी होगा एक ही स्टेट में होगा, मीन्स कन्वर्जन नहीं होने, आप समझते हैं। ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज जो एनर्जी देते हैं उससे टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है भाई। तो किसी टाइम इंटरवल में तुमने कितना एनर्जी दिया, मान लो यहीं पे इस इंटरवल की बात करें, इतना एनर्जी दिया, उससे टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जो एनर्जी दिया वो क्या किया, तो P इंटू डेल्टा T एनर्जी दिया। P रेट से हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो P इंटू डेल्टा T एनर्जी दिया, मान लो डेल्टा T टाइम में P इंटू डेल्टा T एनर्जी दिया,
और उससे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। ये डेल्टा टी जो है वो टाइम इंटरवल है, और ये डेल्टा कैपिटल टी जो है वो है टेम्परेचर में डिफरेंस, टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो। ठीक है, हमने एनर्जी दिया P इंटू डी टी, पी इंटू डेल्टा टी, और उससे ms डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला है डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर है उधर, तो ये वाला है डेल्टा टी, और ये वाला क्या है भाई, तो ये है डेल्टा स्मॉल टी। ये है जितने टाइम तक हमने हीटिंग किया वो टाइम इंटरवल ये है, और उतने में इसने हीटिंग करने से इतना टेम्परेचर का राइज किया, वो डिफरेंस है डेल्टा टी, कैपिटल टी। बोलो वो क्लियर है? ये तो देख रहे हो टेम्परेचर टाइम का ग्राफ है, तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये है डेल्टा कैपिटल टी, ये है डेल्टा स्मॉल टी, टाइम टी। तो इसको मैं ये बोलूं कि इसका जो स्लोप है, ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होगा डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डी टी बाई डी टी, यही तो है। y होता है तो dy बाई डी एक्स लिखते हो, y के बदले में क्या है, कैपिटल टी, तो dy मतलब d इंटू कैपिटल टी समझेंगे, और इधर x होता है dx लिखते थे तो यहाँ पे dt लिखेंगे। सो d कैपिटल टी बाई डी टी, यही तो है स्लोप, यही है हमारा स्लोप। ठीक है, तो एक तो पता लगा कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो स्लोप क्या है भाई, तो स्लोप है टेम्परेचर में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम में चेंज जो किया। तो यहां देखो, अगर मैं फॉर वेरी स्मॉल टाइम अगर लें, अगर वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम लोग बात करें, तो वेरी स्मॉल टाइम में तुमने कितना एनर्जी दिया होगा भाई, तो वेरी स्मॉल टाइम में तुम एनर्जी दोगे pdt। उससे क्या हुआ भाई, तो उस एनर्जी को लेकर के ये थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर लिया, ms dt। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा कि dt अपॉन डी स्मॉल टी इज इक्वल टू dt अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल टू p अपॉन ms, p अपॉन ms। और यही है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम कर्व या लाइन। बोलो भाई, है यही है ना हमारा स्लोप, यही है स्लोप। बोलो क्लियर हुआ? स्लोप ये है, जब भी कुछ एनर्जी देते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, रिलेशन ये है। जब इस स्टेट में होगा तब भी टेम्परेचर चेंज होगा, इस स्टेट में होगा तब भी टेम्परेचर चेंज होगा, इस स्टेट में होगा तब भी टेम्परेचर चेंज होगा। बस फेज चेंज जब होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बाकी सब कंडीशन में ये होता है। इट मीन्स ये जो स्लोप है, जो कि हमारा इस टी ग्राफ का स्लोप है, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। भैया जितना मास लेके चले थे वही मास तो लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में जा रहा, मास इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट। यहाँ पे पी कांस्टेंट है, पी जो रेट ऑफ हीटिंग है वो आपने सेम रखा है, रेट ऑफ हीटिंग, कांस्टेंट रेट से हीटिंग कर रहे हैं। और इसमें जो m है वो मास ऑफ सब्सटेंस लिया हुआ है, और ये मास ऑफ सब्सटेंस वही तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है भाई, तो ये भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैं बता रहा हूँ, वाटर के केस में और जनरली मोस्ट ऑफ द लिक्विड के केस में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोलें लिक्विड फेज में 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, जब ये आइस होता है सॉलिड स्टेट में, तो ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और जब ये स्टीम बन जाता है वेपर फेज में, गैसियस फेज में, तो 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वाटर का खाली मैं लिख देता हूँ। और ऐसा ही ऑलमोस्ट हर लिक्विड के लिए, हर सब्सटेंस के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे कि आइस वाला यानी कि सॉलिड और वेपर फेज में, सॉलिड और गैसियस फेज में ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। 0.5 बोलें या 0.48 बोलें, एक ही तो बात है भाई, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है ऑलमोस्ट, लेकिन ये इससे डबल है। स्पेसिफिक हीट क्या है, डबल है वाटर के केस में, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में ये डबल है। तो आप
ग्राफ में क्या दिखाएंगे कि लिक्विड का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है लिक्विड फेज में, इसलिए स्लोप कम हो गया, इसलिए स्लोप कम हो गया, और ये स्लोप ज़्यादा रहेगा, और ये जितना स्लोप है ऑलमोस्ट उतना ही स्लोप ये होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि दोनों तो भाई दोनों के लिए 0.5 होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के लिए 0.5 होता है, सॉलिड के लिए भी और गैसियस फेज के लिए भी 0.5 यूज करेंगे, P वही, M वही, और ये 0.5। लेकिन वाटर के केस में ये 1 रखोगे, तो इसका मतलब कि वाटर का स्लोप, क्योंकि स्पेसिफिक हीट अगर तुमने ज़्यादा रखा है, वाटर केस में ज़्यादा होता ही है, तो स्लोप हो जाएगा कम, इसलिए कम होता है, लिक्विड फेज में कम होता है। इसलिए जो जहाँ भी जिस बुक में एक्यूरेट ग्राफ होगा वो ऐसे दिखाएगा, फिर ये ऐसे कम स्लोप वाला दिखाएगा, फिर ये ऑलमोस्ट वही स्लोप दिखाएगा। लेकिन कुछ बुक वाले, कुछ लोकल बुक वाले क्या करते हैं, ये तीनों ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम ग्राफ का दिखा देते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ग्राफ नहीं होता भाई, ऑलमोस्ट ये सेम ये भी दिखा देंगे कि ये वाला और ये वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखा देते हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट में है कि इससे ज़्यादा ये होना चाहिए, और ये वाला ऑलमोस्ट इक्वल जैसा होता है, और इसका स्लोप कम होता है क्योंकि स्लोप होता है P/MS, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिक्विड केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए स्लोप कम है। अब आपको हीटिंग कर्व पे जो भी आएगा आप आंसर कर सकते हो। इसमें और क्या पहचानना है, यही तो देखना है, कितना टाइम इसमें लगा, कितना टाइम इसमें लगा, और ये स्लोप कम है ज़्यादा है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इट मीन्स अगर आपसे पूछे कि बताओ स्पेसिफिक हीट लिक्विड के केस में और सॉलिड के केस में क्या है रेशियो, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो का मतलब है स्लोप का रेशियो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप होता है, देखो स्लोप तो निकाल सकते हैं ना, स्लोप तो देख के निकाल सकते हैं। खैर क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रिकी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो होते हैं आपका बनना शुरू हो जाएगा इतने में ही। यहाँ पे स्लोप कम है, पूछ देगा कि किस में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, किस फेज में, सॉलिड फेज में कि लिक्विड फेज में कि गैस फेज में, तो आप देखोगे स्लोप जिसमें कम है उसी में स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो ठीक है, स्लोप वाली बात समझ गए? स्लोप वाली बात समझ गए, और ये टाइम इंटरवल वाली बात समझ गए, ये हीटिंग कर्व था। अब हम लोग उस पे अगर चलें, जो भाई ये है बुक का लैंग्वेज। ये देखो बुक में हीटिंग कर्व, ये NCERT का डायग्राम है, ये है फेज कर्व। देखो भाई कैसे, यहाँ पे ये टाइम के बदले में हीट दिया हुआ, बात एक ही है, और जितना टाइम होगा उतना ही ज़्यादा हीट सप्लाई किया, ये हीट सप्लाइड है। तो कुछ बुक में आपको हीट सप्लाइड रहेगा, कुछ बुक में यहाँ टाइम रहेगा, बात एक ही है। ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा हीट सप्लाई, कम टाइम कम हीट सप्लाई, जीरो टाइम जीरो हीट सप्लाई, कुछ सप्लाई नहीं किए। अच्छा यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे ओरिजिन बनाया था, देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये है ओरिजिन, ये है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और ये यहाँ से दिखा दिया गया है, लेकिन ये है ज़ीरो, ये है निगेटिव टेम्परेचर। ये क्या है, सॉलिड स्टेट मतलब निगेटिव टेम्परेचर हो गया, वाटर के केस में निगेटिव टेम्परेचर है। तो सॉलिड फेज, इधर है सॉलिड फेज, ठीक है, ये वाला है देखो फेज चेंज इन्वॉल्व हुआ, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट दिखा रखा है। फेज चेंज यहाँ इन्वॉल्व हुआ, ठीक है भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 किलो कैलोरी पर केजी, वाटर के लिए ही दिया हुआ है, 80 कैलोरी पर ग्राम दिया था, या 80 इंटू 1000 दैट इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। ये है फेज चेंज इन्वॉल्व है। देखो यहाँ से ज़्यादा ये रहना चाहिए, यहाँ पे देखो 540 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 540 कैलोरी पर ग्राम, यहाँ 540 किलो कैलोरी पर केजी, तो बात वही है, तो उससे ये बड़ा होना चाहिए ना। लेकिन ये देखो NCERT में भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है देखो, जबकि ये
कम एनर्जी है और ये ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी इंटरवल यहाँ पे दिखाना चाहिए। डेल्टा Q2 अगर एनर्जी दिए हो तो डेल्टा Q2 लार्जर है इस डेल्टा Q1 से। यहाँ पे जो एनर्जी दिए हैं वो डेल्टा Q1 एनर्जी दिए, ठीक है, उसका ध्यान नहीं उतना रखा गया है। हाँ, स्लोप देखो, इस स्लोप से थोड़ा ये कम दिखा रहा है और ये स्लोप ऑलमोस्ट सेम है, तो ये ठीक है। यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए तो फिर से फेज चेंज इन्वॉल्व हो गया, फिर से फेज चेंज इन्वॉल्व हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस फेज चेंज इन्वॉल्व हो गया। इधर गैसियस फेज में आ गया भाई, स्टीम बन गया, गैस फेज में आ गया, ठीक है भाई। इधर हीट बोलें या टाइम बोलें, क्योंकि हीट जो सप्लाइड है वो P इंटू डेल्टा टी है, इसलिए इसको प्लॉट करो चाहे इसको प्लॉट करो, बात एक ही है, प्रोपोर्शनल ही है। तो ये है हीटिंग कर्व, ठीक है। ये तो भाई समझ में आ गया है। अब समझ में आ गया है तो जरा हम लोग इसको अब देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अब उस कर्व को माइंड में रखते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको सारा मैं बता भी रखा हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो भाई सबको मालूम है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होगा, वो होगा मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम है, सबको मालूम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये भी सबको मालूम है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है भाई, तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है इन केस ऑफ वाटर, दूसरे सब्सटेंस के लिए दूसरा होता है। चलो, ये तो यहां तक का बात हीटिंग कर्व से रिलेटेड नहीं है, ये तो लेटेंट हीट की बात। अब देखो, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी फॉर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइस कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग करना शुरू किया और उसको कर्व में दिखाना शुरू किया, इसलिए इसका नाम है हीटिंग कर्व, ठीक है। वी शैल गेट ए कर्व एज सोन, ठीक है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द 3 phases ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बोलते हैं उसको, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। चलो, ये कोई बात नहीं है, ये आपको अभी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चन में आएगा। फिलहाल ये बात छोड़ दें। ट्रिपल पॉइंट आया, ट्रिपल पॉइंट अभी थोड़ी देर में आप जानेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। बात की बात, ये हीटिंग कर्व आप समझ गए। देखो, इतना सा मेन पॉइंट समझ चुके हैं आप। ट्रिपल पॉइंट की बात है, ट्रिपल पॉइंट अभी देखेंगे। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? ये हीटिंग कर्व तो समझ गए, समझ गए हो भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेंज ऑफ स्टेट वो सब हम लोग करा चुके हैं भाई, कि मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, यही सब लिखा हुआ है। ये मैं PDF भेज दूंगा, आप भी चाहो तो इसको लिख लेना कि भैया मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेपराइजेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन बताता हूँ। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, कि कभी कभी ऐसा कंडीशन भी होता है कि कोई सॉलिड है, वो कोई सॉलिड बिना लिक्विड में गए, कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैसियस फेज में चला जाए। सॉलिड विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो किसमें भाई, गैसियस फेज में चला जाए। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में कन्वर्जन इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है भाई। तो सब्लिमेशन भी होता है, ठीक है। यहां देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। एक वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन क्या होता है भाई, तो लिक्विड से गैस में गए तो वेपोराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड में गए तो मेल्टिंग, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में गए तो सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में गए विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड तो सब्लिमेशन है। तो ये आप नोट कर लेना इसको। लेटेंट हीट क्या होता है बता रखे भाई, कोई बात नहीं है। तो ये सब आप जान चुके हैं, फिर भी आपको ये PDF भेज रहा हूँ। हाँ, ये आ गया तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट समझने के लिए। एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ट्रिपल पॉइंट भी समझा दूं। देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आता है स्कूल में भी और इंट्रेंस में भी आता है। चलो भाई देखो, इन द फेज डायग्राम, ये फेज डायग्राम है,
इस तरह से देखो, ये है इधर ऐसे होता है, ये है सॉलिड, हीटिंग करेंगे, ये है लिक्विड और ये है गैसियस फेज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब इसी में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। ये इस तरह से इसका कर्व है, इसका क्या नाम है जरा ये सब भी देखें। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस वो होता है जिस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज सब्सटेंस का एक साथ कोई एग्जिस्ट करें, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। पहले समझ लिया जाए इसको। देखो, जब हम लोग हीटिंग करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, मान लो अभी इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड वाला कैटेगरी है, इधर वाला लिक्विड, इधर गैस है। तो अभी इस वाला टेम्परेचर देखो 273.16 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ये है। निगेटिव वाले में गए, यहाँ पे इस प्रेशर पे इतना ज़्यादा प्रेशर और ये टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। अब टेम्परेचर, प्रेशर वही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, अगर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो बढ़ाते बढ़ाते ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड वाले कंडीशन में चला जाएगा, तो लिक्विड फेज में चला गया। ये फेज का बाउंड्री है, यहाँ तक ये सॉलिड है और इसके बाद इस टेम्परेचर बढ़ा तो ये लिक्विड हो जाएगा। इसलिए इस वाला जो टेम्परेचर है उसको बोलेंगे इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ से देखो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देख रहे हो, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला क्या था, तो ये था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, और यहाँ ये लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो ये वाला जो कर्व है, अब मान लो थोड़ा कम प्रेशर पे आ जाए, कम प्रेशर पे, मान लो थोड़ा कम प्रेशर पे देखें, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो यहाँ पे अब ये चेंज होगा, तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट अब ये हो गया। सो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया, इस पॉइंट पे अब मेल्ट हो रहा है। फिर यहाँ से और टेम्परेचर बढ़ाओगे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फिर गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। इसको क्या बोलेंगे भाई, वेपोराइजेशन कर्व, क्योंकि इसी कर्व पे आकर के ये वेपोराइजेशन बोल रहे हैं, ये है तुम्हारा मेल्टिंग कर्व। वेपोराइजेशन कर्व ये है, इस कर्व पे आके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलूंगा वेपोराइजेशन कर्व, इसको बोलूंगा मेल्टिंग कर्व, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे आकर के सॉलिड लिक्विड में मेल्ट कर जाता है। तो ये है मेल्टिंग कर्व, ये है वेपोराइजेशन कर्व, और ये है सब्लिमेशन कर्व। मतलब प्रेशर इतना कम हो कि ये सॉलिड है इस टेम्परेचर पे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया अब भी सॉलिड, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया अब भी सॉलिड, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया अब भी सॉलिड, उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो सीधा गैस, लिक्विड आया ही नहीं। तो ये है सब्लिमेशन, यहां पे सॉलिड से सीधा गैस में, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ये सब्लिमेशन कर्व है, और ये है जहां पे सॉलिड स्टेट पे भी ये टेम्परेचर हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस का सॉलिड भी होता है वाटर, देखे होगे, आइस भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर लिक्विड भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और गैस भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब फ्रीजर का हम लोग डोर ओपन करते हैं तो देखते हो वेपर गैस 0 डिग्री सेल्सियस वाला, 0 डिग्री सेल्सियस वाला गैस हमें मिलता है, वेपर मिलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो हर सब्सटेंस का अपना अपना ट्रिपल पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है भाई, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.16 केल्विन। टेम्परेचर लिखेंगे, ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो क्या है, तो 273.16 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और उसका प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ये वाला है 4 mm ऑफ Hg। मरकरी का लेंथ दिया कि 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर पे। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस वाटर का है, तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों को एग्जिस्ट करे, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है,
ये समझ में आया। अगर ट्रिपल पॉइंट पे हम लोग प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो प्रेशर है ये 4.5 mm ऑफ मरकरी। तो ट्रिपल पॉइंट क्या हुआ वो समझ गए। इन द फेज डायग्राम, अब देखो भाई इस पूरे डायग्राम को क्या बोला, फेज डायग्राम, क्योंकि इसमें सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, तीनों फेज हैं। इस फेज में जो कन्वर्जन हो रहा है उसके हिसाब से नाम है, ये है सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि यहीं पे आके सब्लिमेशन होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस। ये है लिक्विफिकेशन, ये बोल सकते हैं मेल्टिंग कर्व, मैंने लिक्विड बनता है ये, तो ये है हमारा मेल्टिंग कर्व, सॉलिड से लिक्विड, या फिर बोलें फ्रीजिंग कर्व। फ्रीजिंग भी लिक्विड से सॉलिड में जब बनेगा तो फ्रीजिंग, तो इसको फ्रीजिंग कर्व भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हैं, इसको वेपराइजेशन कर्व बोल सकते हैं, या कंडेंसेशन कर्व बोल सकते हैं, और ये है सब्लिमेशन कर्व। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन क्या है जरा ये देखो, इन द फेज डायग्राम सोन द पॉइंट Q corresponds to the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बिल्कुल, ये तो हम लोग जानते भी हैं, क्वेश्चन में भी लिख दिया क्योंकि correspond कर रहा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को। द रीजन 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली corresponds to फेज कौन सा, 1, 2 and 3। इसने तो भाई सॉलिड लिक्विड गैस तो मैंने लिख दिया, इसने तो 1, 2, 3 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है बताओ भाई। तो 1 वाला करस्पॉन्ड कर रहा है लिक्विड को, सेकंड वाला करस्पॉन्ड कर रहा है सॉलिड को, और थर्ड वाला गैस को। तो देख रहे हो भाई, फर्स्ट है लिक्विड सॉलिड एंड वेपर, तो लिक्विड सॉलिड एंड वेपर ये ए वाला है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। पहला वाला लिक्विड, फिर सॉलिड है, और फिर ये वेपर है थर्ड वाला, इसलिए इसका आंसर भी देखो, हैंग हो गया ये, समझ तो गए। ये पहला वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड है, सेकंड वाला पूछ रहा है तो वो है सॉलिड, और थर्ड वाला है गैस, इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड फिर सॉलिड फिर वेपर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझे। एक और क्वेश्चन इसमें आएगा तो वो हम लोग समझ पाएंगे, क्वेश्चन और आते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें अगर बोले कोई कि अच्छा भाई बताओ इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो कोई बोल दे कि ये वाला टेम्परेचर और ये वाला प्रेशर पे क्या है, तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर देखोगे सॉलिड में आ रहा है तो सॉलिड में है, लेकिन ये वाला टेम्परेचर लेकिन प्रेशर ये, तो उस वाले में बोलेंगे कि ये गैस है। प्रेशर ये हो और टेम्परेचर ये हो तो वो बन जाएगा गैस। प्रेशर हमारा मान लो थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो ये बन गया हमारा सॉलिड। तो जिसमें आएगा उस हिसाब से वो फेज डिसाइड हो जाएगा, इसलिए इस नाम है इसका फेज डायग्राम। तो क्वेश्चन आता है फेज डायग्राम में कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो चलो भाई ये बात आप समझ गए है। अब जरा क्वेश्चन पे हम लोग चलें। देखो इसका आंसर ए है। इन द गिवन पीटी डायग्राम प्रेशर टाइम डायग्राम, प्रेशर रीजन 1 इज लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर वेपर, तो ये हम लोग देख चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जाए, ये एक क्वेश्चन है। देखो भाई 10 ग्राम ऑफ आइस एट, ये कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जरा समझें भी और इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो भाई 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो चलो भाई हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम ऑफ आइस ले लिया, 10 ग्राम ऑफ आइस ले लिया है, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अब करना क्या है भाई, इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये 10 ग्राम ऑफ आइस जो था वो हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये जो वाटर है वो है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वाटर ले लिया। ये क्वेश्चन कह रहा है मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है भाई, तो एट 50 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान देखना, ये कैलोरीमीटर में डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है भाई डाल दिया। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हमें बताने हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, ये याद भी रहता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और अब आपको करना क्या है, फाइनल टेम्परेचर बताने हैं। 10 ग्राम ऑफ आइस 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने डाल दिया है। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ
कि रमेश गया सुरेश के यहाँ, बहुत गर्मी है भाई, शरबत पिला दो। तो सुरेश ने निकाला ग्लास ऑफ वाटर, उसमें उसने वाटर डाला, कितना 100 ग्राम, और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको पिलाएंगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टैप में तो भाई आया 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। तो अब उसमें क्या किया, फ्रीजर से निकाला और आइस क्यूब 10 ग्राम डाल दिया। ये 10 ग्राम आइस क्यूब डाला है आइस, तो ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस का डाल दिया इसमें कि भैया अब डाल दिया, अब चलो पी जाओ। तो रमेश ने पीने के लिए रख दिया भाई टेबल पे, और उसके बाद बात करते रहा, उसके बाद से चला गया, पीना भूल गया। अब पीना भूल गया तब तक सारा आइस मेल्ट हो गया। तो आइस मेल्ट हो गया, तो अब बोला जा रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ होगा, क्या ये वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 30 पे आ गया, 25 पे आ गया, या 12 पे आ गया, या 15 पे आ गया, क्या आ गया फाइनल टेम्परेचर। क्योंकि आइस मेल्ट हुआ है तो टेम्परेचर हमारा डाउन तो ओवरऑल होगा। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था। जब मिक्सचर हुआ तो ये वाला कुछ एनर्जी, क्योंकि ये देखो भाई ये स्मॉल टेम्परेचर पे है, 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये एनर्जी लेगा, और ये हायर टेम्परेचर पे है, ये एनर्जी देगा। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जो ये एनर्जी देगा वो एनर्जी ये लेगा। सराउंडिंग में जो एनर्जी जा रहा हो उसको नेग्लेक्ट करो। कैलोरीमीटर का कोई बात नहीं किया गया, कोई ना तो कोई वाटर इक्विवेलेंट दिया गया, इसलिए कैलोरीमीटर यानी कंटेनर जो ले रहा है एनर्जी उसको भी आप नेग्लेक्ट करो। क्वेश्चन में अगर नेग्लेक्ट नहीं करना होता तो उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया होता कि वो कितना एनर्जी लेगा, तो वैसा नहीं कुछ दिया हुआ है। आप सीधा आपको क्या करने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा हीट कौन लेगा भाई, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस करना है। ये तो भाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, और ये आइस और वाटर के बीच में एक्सचेंज होंगे एनर्जी का। ठीक है, अब देखो इस बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले कुछ बात को कंफर्म करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बात तो आपको कंफर्म लेके चलना पड़ेगा। क्या कंफर्म करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये देखो कि हमें क्या पता कि पूरा आइस मेल्ट करेगा कि नहीं। हो सकता है तुमने ग्लास में 2 स्पून तुमने डाल दिया वाटर और इतना बड़ा आइस क्यूब डाल दिया, तो क्या सारा वो आइस मेल्ट कर जाएगा भाई वाटर से एनर्जी एक्सचेंज करके? नहीं, वो सराउंडिंग से एक्सचेंज करने लग जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो वाटर है वो उतना एनर्जी दे पाए कि ये पूरा मेल्ट कर जाए। तो इसलिए पहले ये वेरीफाई होना ज़रूरी होता है इक्वेशन लिखने से पहले कि हमारा जो आइस है वो कितना एनर्जी दे सकता है, और ये वाटर कितना एनर्जी ये ले सकता है मैक्सिमम, और वाटर कितना मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है। मतलब हमें निकालना पड़ेगा कि आइस को मेल्ट कराने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जो ले सकता है ये एनर्जी, वो वाटर दे पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वाटर होता तो दे देता। बकेट में अगर डाल दो छोटा सा आइस क्यूब तो वो तो भाई उसको मेल्ट करा ही देगा। लेकिन आप स्पून में ले लिए वाटर और उसको भी ग्लास में डाल दिया और आइस क्यूब भी डाल दिया, तो वाटर से आइस नहीं मेल्ट कर पाएगा। तो इसलिए ये जानना पड़ेगा कि आइस को कंप्लीट मेल्टिंग के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखो आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो कभी आंसर आएगा कभी नहीं आएगा। देखो भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ, फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसा लिख देता हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए कितना एनर्जी लगेगा? तो भैया आइस तो पहले से ही 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब ये है कि सीधा ये मेल्ट करेगा। अगर ये -5 डिग्री सेल्सियस पे होता तो पहले -5 से 0 पे आता, फिर 0 से फिर मेल्टिंग शुरू होता, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब पहले से ही आइस 0 पे है तो वो एनर्जी लेगा तो डायरेक्ट मेल्ट करना शुरू करेगा। अगर आइस -10 पे होता तो एनर्जी लेके पहले वो टेम्परेचर राइज करता और 0 पे आता तब मेल्टिंग करता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई इसमें कि हमारा 0 डिग्री पे दिया है, तो मेल्टिंग करने में उसको कितना लगेगा, तो सीधा बोलेंगे m इंटू लैटेंट हीट, इतना लगेगा एनर्जी मेल्ट करने में। अगर ये -10 पे होता मान लो, तो मैं ऐसे लिखता कि m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी और प्लस तब जाके ml,
क्योंकि ये तो लगता भाई -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस आने में ये एनर्जी लगता, और ये वाला है भाई मेल्टिंग करने में एनर्जी लगता। लेकिन अभी क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसलिए तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, ये वाला हटा लेना पड़ेगा और सीधा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखना पड़ेगा। तो m है कितना भाई, तो m है 10 ग्राम। 10 ग्राम आइस को मेल्ट करना है, ठीक है भैया। तो 10 ग्राम इंटू इसका लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट होता है 80। तो 10 इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये 10 ग्राम है। अगर हम लोग यूनिट के साथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यूनिट के साथ कैलकुलेट करोगे तो ये 10 ग्राम लिखोगे और इधर लिखोगे 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम ग्राम होगा कैंसिल और मिल जाएगा तुम्हें 800 कैलोरी। तो 800 कैलोरी चाहिए कंप्लीट मेल्टिंग के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात की अच्छा 800 कैलोरी चाहिए तो क्या वाटर दे पाएगा? कम वाटर होगा तो बेचारा देते देते 0 पे खुद आ जाएगा। अगर मान लो वाटर कम हो या वाटर 2 डिग्री सेल्सियस पे हो तो वो तो 2 से 0 तक आने में जो दे पाएगा उतना ही एनर्जी दे पाएगा, 0 के बाद नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये खुद भी 0 पे रहता है आइस। तो आप ये देखो कि मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल क्या हो सकता है। मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल हो सकता है फ्रॉम वाटर, हमें कंप्लीट आइस मेल्टिंग के लिए 800 कैलोरी चाहिए, लेकिन क्या मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल जो वाटर के साइड से होगा वो 800 से ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है? तो मिल जाएगा। 800 से कम ही मैक्सिमम दे पाएगा। अगर अब ये 80 जूल ही दे पाए या 100 जूल ही दे पाए वाटर और 0 पे आ जाए वाटर, तो फिर तो वो दे ही नहीं पाएगा, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। यानी कि मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम वाटर कब देगा ये ऐसा? ड्यूरिंग इट्स टेम्परेचर, ड्यूरिंग इट्स टेम्परेचर डिक्रीमेंट, जब ये टेम्परेचर इसका डिक्रीमेंट हो रहा होगा। कहाँ से कहाँ भाई? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितने पे था, 50 डिग्री सेल्सियस पे था। तो 50 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आ रहा होगा और उसमें देगा, एनर्जी देगा, टेम्परेचर डाउन करेगा, एनर्जी देगा, टेम्परेचर और डाउन। तो ये 50 से 0 तक आने में जितना एनर्जी दे सकता है वही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है देने का। तो वो कितना मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है? तो एनर्जी दे सकता है ms डेल्टा T। टेम्परेचर चेंज होगा। मास कितना है वाटर का भाई? तो वो है 100 ग्राम। ठीक है भैया, 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है भाई, ये होता है। और टेम्परेचर चेंज कितना? तो 50 से 0 तक आने में ये एनर्जी दे सकता है। तो भैया 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, 50 केल्विन का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। मीन्स मैक्सिमम एनर्जी इसको मिल सकता है कितना? तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो जाएंगे। ये केल्विन था इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। और ये 50 इंटू दैट इज क्या मिल गया? 5000 कैलोरी। मीन्स 5000 कैलोरी मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इसको तो चाहिए ओनली 800। इसका मतलब कि ये जब 50 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान देना, 50 डिग्री सेल्सियस से एनर्जी दे करके 40 पे आएगा, एनर्जी और दे करके 30 पे आता, और एनर्जी देकर 20 पे आता, और एनर्जी देकर 10 पे आता, और एनर्जी देकर 0 पे आता। तो इतने में ये 5000 कैलोरी दे सकता था, लेकिन इसको चाहिए मेल्ट करने के लिए 800 ही। तो भैया ये यहाँ से यहाँ होता, उतने ही में 800 देता, वो 800 ले करके और आइस मेल्ट कर जाता। आइस जो 800 ये दिया है थोड़ा ही सा टेम्परेचर चेंज में, जो 800 दिया उससे ये क्या करेगा? आइस मेल्ट कर जाएगा। मीन्स यहाँ से लेने के लिए तैयार है, ये देने के लिए तैयार है। ये देना शुरू किया, पहले 100 जूल दिया, एनर्जी ले लिया इसने, और दिया। इस तरह से करते करते जब 800 दिया तो 800 से लेकर के ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया, क्योंकि 800 ही चाहिए। अब ये मेल्ट हो गया, फिर भी ये तो भैया 42 आने में ही 800 दे दिया मान लो, तो 42 तक ही आया, 800 दे दिया, तो ये 42 तक वो आया है, ये तो बेचारा मेल्ट कर गया। अब ये 42 पे थोड़ी रहेगा, ये और एनर्जी देगा, ये और एनर्जी लेगा, क्योंकि ये मेल्ट करने के बाद भी तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो ये और एनर्जी लेगा, इसी का दिया हुआ। तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, और एनर्जी देगा, ये लेगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर फॉल करेगा, करते करते ये वाला आ जाएगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आने में ये वाला टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 से 30 आने में जो इसने एनर्जी दिया 2000 जूल, वो समझो कि इसने 800 पहले मेल्ट करने में खर्च किया और बाकी 1200 और ले लिया,
जिससे टेम्परेचर राइज हुआ, और इस तरह से ये 2000 जो दिया हुआ था वो 2000 इसने यूज कर लिया, 800 प्लस 1200 ऐसे करके यूज कर लिया। और फाइनली इस टेम्परेचर पे मान लो दोनों 30 पे आ गए, तो यही बनेगा हमारा फाइनल टेम्परेचर कि 50 से 30 पे ये आ गया, और जितना एनर्जी दिया उतना एनर्जी से आइस पहले मेल्ट किया, और मेल्ट करके जो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ वो फिर से 30 पे आया, उसमें भी एनर्जी लगा, तो वो एनर्जी लिया। दोनों एनर्जी किसने दिया? वाटर ने दिया। 50 से 30 आने में जो एनर्जी दिया उसका यूज करके आइस मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद फिर से इसका राइज हुआ, 30 पे पहुंच गया। जब दोनों 30 पे पहुंच गए तो अब तो कोई डिफरेंस नहीं रहा, दोनों 30 पे हैं, पूरा मिक्सचर 30 पे तैयार है, उसको पीने वाला चाहिए। इसलिए ये कंपेयर करने के बाद आपको ये कंक्लूजन समझ में आया कि फाइनल टेम्परेचर कहीं भी होगा लिक्विड फेज में। फाइनल टेम्परेचर कहीं भी होगा तो वो लिक्विड फेज में, क्योंकि कंप्लीट कन्वर्जन होगा, मीन्स टोटल आइस विल मेल्ट। इट मीन्स क्योंकि ये 5000 कैलोरी है जो कि ग्रेटर देन 800 कैलोरी है, 800 कैलोरी जो चाहिए था उससे ज़्यादा है ये, इसलिए हेंस टोटल आइस विल मेल्ट। ऐसा हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, टोटल आइस मेल्ट्स एंड फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी इन लिक्विड फेज। वो लिक्विड फेज में फाइनल टेम्परेचर होगा, कुछ भी अराउंड 30-20 जो भी होना होगा होगा। कितना होगा? तो मान लो वो फाइनल टेम्परेचर TF है, तो यही TF तो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये करने से हमें ये जरूर पता लग गया कि कंप्लीट आइस मेल्ट होगा कि नहीं। अब आप कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग लिख पाएंगे, देखो कैसे लिख पाएंगे, इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे वो जरा देखो, फिर आप ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा वो आप कर लेना। देखो भाई, अब मैं ये लिखूंगा कि हीट लॉस्ट बाय वाटर is equal to heat gained by ice। आइस गेन करेगा और प्लस एंड इट्स टेम्परेचर राइज भी होगा, उसमें भी हीट गेन करेगा ये, ठीक है भाई। तो वाटर क्या करेगा? तो वाटर तो 50 से TF तक आएगा। TF मान लो फाइनल टेम्परेचर 30 या 20 जो भी होना होगा, तो यहाँ से यहाँ ये आएगा, और आइस जो होगा वो मेल्ट करने के बाद यहाँ तक जाएगा फाइनल टेम्परेचर TF। तो मैं लिखूंगा हीट लॉस्ट बाय वाटर, तो वो लिखूंगा MS डेल्टा T, ऐसा लिखूंगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा T इज इक्वल टू हीट गेन बाई आइस। तो आइस जो हीट गेन करेगा सबसे पहले M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि हम लोग ऑलरेडी 800 कैलकुलेट कर चुके हैं। M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि 80 था, और प्लस कितना भाई? तो जो मेल्ट हो गया है 800 कैलोरी लेकर के जो मेल्ट हो गया है वो कन्वर्ट होगा अब 0 डिग्री वाटर से, क्योंकि 800 कैलोरी किस में लगा? 800 कैलोरी लगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में, ये लग गया भाई। इसके बाद ये जो वाटर मेल्ट होकर के आ चुका है, तो मास ऑफ वाटर जो मेल्ट होके बना वही इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T करेंगे। तो ये हम लोग लिखेंगे इसके लिए भी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ये जो कितना ग्राम था आइस? 10 ग्राम था, 10 ग्राम मेल्ट कर गया तो ये मिल गया 800 कैलोरी लगा, ठीक है भाई, लिया इसने। और कितना लिया भाई? तो यही 10 ग्राम अब वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये 10 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक हीट इसका 1, और इसका टेम्परेचर चेंज TF 0 डिग्री से TF तक जाना है, 0 से इसको TF तक जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से TF तक जाना है। तो इसमें जो एनर्जी लिया वो ये लिया, और इधर ये एनर्जी जो दिया है मास ऑफ वाटर, जो ओरिजिनल वाटर था 100 ग्राम, 100 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 होता है, और इसका ये 50 से TF तक गया, तो 50 माइनस TF इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये बना इक्वेशन, मेन इक्वेशन कैलोरीमेट्री का ये बना। कैसे बना? पहले ये जाना कि भैया ये तो इसको मिलना ही मिलना है, इसके बाद इसको राइज करना है TF तक, और इसको 50 से TF तक जाने में जो एनर्जी ये दे दिया वो एनर्जी ये कुछ ये मान लो 800 ये 1200 ये और ये 2000 दिया।
अब इसी से आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 100 TF इज इक्वल टू, ये हो गया 800 कैलोरी, यानी कि 800 और प्लस 10 TF, ये मिल गया। इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, तो 5000 माइनस ये 800 यानी क्या हो गया 4200 इज इक्वल टू 100 TF और ये 110 TF, और इससे हमें TF का वैल्यू मिल जाएगा कितना 4200 डिवाइडेड बाई 110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा तुम्हें कितना, जो भी हो जाएगा 36 हो या जो भी वैल्यू बनना हो बन जाएगा 420/11, 420/11 और ये डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा, क्योंकि सब टेम्परेचर जो था डिग्री सेल्सियस का था इसलिए ये मिल जाएगा। तो 420 डिवाइडेड बाई 11 ये मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई इसका आंसर देखेंगे। देखो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस, ये सब लिख दिया, डायरेक्ट सब लिख दिया। अब इसने कंपेयर करके देखा नहीं कि हमारा पूरा आइस मेल्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूरा आइस ही नहीं मेल्ट कर पाएगा। 800 चाहिए था कंप्लीट मेल्टिंग करने के लिए और ये 0 तक आ करके भी 300 दे पाएगा, तो मेल्टिंग ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में पार्शियल आइस रह जाता है। तो चलो उस पर वो क्वेश्चन नहीं था, ये पहले ही से सोच लिया कि भैया हमारा तो सारा आइस मेल्ट कर जाएगा और फाइनल टेम्परेचर लिक्विड फेज में आएगा, ऐसा समझ के ये आंसर दिया हुआ है। लेट T बी द फाइनल टेम्परेचर। देखो लेट T बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाई वाटर, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये 50 से जाएगा T तक, T फाइनल टेम्परेचर। तो देखो 150 माइनस TF, ये हो गया एनर्जी लिबरेटेड जो दिया। अमाउंट हीट गेन बाई आइस, तो आइस ने किया m इंटू लेटेंट हीट, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट, और जो मास ऑफ आइस अब लिक्विड बन गया तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T वो लगा, यानी कि ये 800 कैलोरी और ये ms डेल्टा T ये किया। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होता है। तो यही तो हम लोगों ने भी किया था, वाटर ने इतना एनर्जी दिया 150 माइनस TF और यहाँ पे हो गया 800 और प्लस ये, तो और इसके बाद ये है, तो ये 100 और 50 माइनस T और इज इक्वल टू ये लिखा और ऐसे करके निकाले 11T इज इक्वल टू 420 और T इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 11, वही 420 डिवाइडेड बाई 11 38.2 डिग्री सेल्सियस। तो 38.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हम लोग का भी यही था भाई, 420 डिवाइडेड बाई 11। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से वार्निंग दे दूं कि आपको वो ज़रूर लॉजिक डिसाइड कर लेना चाहिए कि कंप्लीट आइस मेल्ट करेगा या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ध्यान देना। ये तो समझ गए ना क्या किया था हम लोगों ने, आइस लिया डाल दिया इसमें। अब ये 50 ग्राम, ये 100 ग्राम वाटर था। अगर मैं यही बोलूं कि ये 10 ग्राम ही वाटर है, तो क्या ज़रूरी है कि 10 ग्राम अगर वाटर होता तो तुम्हें कितना मैक्सिमम लेवल होता भाई 5000 के बदले में अगर 10 ग्राम वाटर होता ये, तो तुम्हें सिर्फ 500 ही अवेलेबल होता। चाहिए था 800 और मिलता 500 मैक्सिमम। तो क्या पूरा आइस मेल्ट कर पाता? क्वेश्चन जो सॉल्व होना था हो चुका। 800 चाहिए था कैलोरी को, पूरे को आइस को मेल्ट करने के लिए 800, लेकिन ये मैक्सिमम अवेलेबल कितना करा सकता था भाई? तो ये 0 डिग्री आने तक में इतना मैक्सिमम अवेलेबल करा सकता था 5000। तो भैया कंप्लीट मेल्टिंग हो जाएगा। कंप्लीट मेल्टिंग होगा तो मेल्टिंग में लगा हुआ प्लस जो ये इसने 0 डिग्री से मेल्ट होने के बाद TF तक गया वो, और इधर जो लॉस किया है यही इक्वेट किया 420/11 आया और ये सॉल्व हो गया 38 पॉइंट समथिंग आ गया टेम्परेचर फाइनल। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला कंपेयर करना ज़रूरी है भाई। कैसे? अगर मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूँ, ये 100 ग्राम वाटर के बदले में सिर्फ 10 ग्राम वाटर देता, तो यहाँ पे 100 के बदले में 10 हो जाता। हीट जो मैक्सिमम अवेलेबल करा सकता है ये 10 होता, तो यहाँ पे 500 ही मिलता। आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए था 800 और मैक्सिमम जो दे सकता है ये 0 डिग्री आने तक मैक्सिमम दे सकता है वो 500। तो क्या ये दे ही नहीं पाएगा? तो ये कंप्लीट मेल्ट नहीं होगा। उस कंडीशन में आप ये इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे।
तो उस कंडीशन पे आप नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, तो इस पे मैं बता दूंगा कि अगर ये ऐसा होगा तो किस तरह से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये कंडीशन बनता है तो आगे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब ये मैं आप नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना कि ये हमने 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लूँगा और तब देखेंगे कि पूरा आइस मेल्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 500 ही दे सकता है और इसको 800 चाहिए कंप्लीट के लिए। तो 500 जो देगा वाटर 50 से 0 आने में जो 500 दे पाएगा, उससे ये कुछ आइस मेल्ट करेगा, पूरा तो मेल्ट करेगा नहीं, पूरा के लिए तो ये चाहिए, कुछ आइस मेल्ट करेगा, कुछ रह जाएगा। अब ये 10 ग्राम आइस में से हो सकता है 7 ग्राम मेल्ट कर जाए और बाकी 3 ग्राम आइस रह जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइनल टेम्परेचर पूछा जाएगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। तो चलो वो बात की बात, आप मुझे याद दिलाना कि पार्शियल आइस मेल्ट का कैसे काम करेंगे। तो ये कंपेयर करना ज़रूरी है कि कंप्लीट मेल्टिंग के लिए जो चाहिए वो मैक्सिमम अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारा कंप्लीट मेल्टिंग होने के बाद फिर से कुछ एनर्जी लेगा और वो एनर्जी देगा, वहीं तक इसका टेम्परेचर राइज फॉल करेगा, 50 से वहीं तक फॉल करेगा जहाँ तक ये मेल्ट होने के बाद वहाँ तक पहुँच जाए, उतने में। सो TF तक इसको जाना है, उतने में ये एनर्जी दिया, उस एनर्जी का यूज़ 800 इसमें और प्लस ये TF तक जाने में एनर्जी में लगा और ये फाइनल टेम्परेचर निकाल लिए। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस और गेन करना है तो हम लोग अगली क्लास का वेट करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग हीट ट्रांसफर पे जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक PDF भेज दूंगा जो आज दिखाया था, वो आप उसको अच्छे से नोट कर लेना। फ्लूइड्स में होमवर्क दिया है सबको, फ्लूइड्स का तैयार करो और कमिंग ट्यूसडे फ्लूइड्स का टेस्ट होगा, ऑनलाइन MCQ टेस्ट।